आदाब, आपके साथ मैं हूं जुहम रुबा। बेबाक मुंसिम में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज बात होगी चुनाव की कुछ हफ्ते पहले कांग्रेस बैंक के खातों को फ्रीज होने को लेकर। इस तरह का एक्शन आखिर किस ओर इशारा करता है? कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका और देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। साथ ही सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह केवल अकाउंट फ्रीज नहीं बल्कि देश का लोकतंत्र भी फ्रीज हो गया। कांग्रेस के आरोप के कुछ घंटे बाद ही अकाउंट से फ्रीज को हटा दिया गया। हालांकि इस मामले में बुधवार को आईटी ट्रिब्यूनल में सुनवाई होगी और इस सुनवाई के बाद आखिर क्या कुछ फैसला आएगा ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बेबाक मुंसिम में तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से पूनम सिंह, कांग्रेस से हिमांशु कुमार, सपा से पूजा मिश्रा और सीनियर जर्नलिस्ट दिनेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत इस्तकबाल है मुंसिफ टीवी पर। सबसे पहले मेरा सवाल हिमांशु कुमार जी से है। इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता हो, कांग्रेस नेता हो, सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या कुछ आपका कहना है, क्या कुछ आपकी राय है? देखिए, कांग्रेस पार्टी कॉर्पोरेटों से चंदा नहीं लेती है, बहुत कुछ नहीं लेती है, बहुत ज्यादा पैसा हम लोगों को कॉर्पोरेट जगत से नहीं मिलता है। हमने अपने कार्यकर्ताओं से लोकतंत्र बचाने के नाम पर, इस देश में दूसरी आजादी लड़ने के नाम पर चंदा इकट्ठा किया है। विगत दिनों 100 जब कांग्रेस की स्थापना दिवस मनाई जा रही थी, उस समय में कोषाध्यक्ष हमारे अजय माकन जी ने एक आह्वान किया था और बड़े पैमाने पर लोगों ने डोनेट किया था। हम लोगों ने भी डोनेशन दिया पार्टी को, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक पार्टी है। इसको बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए यह आवश्यक था। हम लोगों ने पार्टी फंड में पैसा था। यह पार्टी फंड का जो पैसा है वह कार्यकर्ताओं के द्वारा दिया गया पैसा है। यह भारतीय जनता पार्टी के तरह इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। यह पैसा कार्यकर्ताओं के खून पसीने का पैसा है। इस पर इनकम टैक्स और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कैसे रोक लगा सकती है, यह सबसे बड़ा चिंता का विषय है। देखिए, हम लोग बार बार कहते आए हैं कि इस देश में लोकतंत्र आज खतरे में है। आज फिर साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार चाहती है कि इस देश में वन पार्टी सिस्टम, इस देश में विपक्ष विहीन पार्टी हो, लोकतंत्र। लेकिन विपक्ष के बिना लोकतंत्र कहीं से भी संभव नहीं है। और किसी भी दृढ़ इच्छा शक्ति के बाद भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के बावजूद भी जो चाहते हैं लोकतंत्र को हम खत्म कर दे, देश में लोकतंत्र की जड़ इतनी गहरी है कि इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के बावजूद देश के लोकतंत्र को कमजोर और खत्म नहीं किया जा सकता है। आश्चर्य है कि जब हमने आयकर विभाग और आयकर अपीलीय न्यायाधिकार से बात की, उन लोगों ने कहा कि 115 करोड़ रुपए से कम हम नहीं रख सकते बचत खाते में, जबकि आज भी 115 करोड़ रुपए से कम पैसा कांग्रेस के खाते में है। तो हम कैसे खर्च करेंगे फिर? और चुनाव नजदीक है। इसका मतलब स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव में कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टियों को पैसा के अभाव में चुनाव नहीं लड़ पाए ठीक ढंग से और हमें जीत हासिल हो। क्योंकि विगत 10 वर्षों में जितनी भी नारी दिए थे इन लोगों ने, जितने भी वादे किए थे देश की जनता के साथ, सारे मुद्दों पर ये विफल रहे। चाहे काला धन लाने की बात हो, चाहे 15 लाख रुपए अकाउंट में देने की बात हो, चाहे किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करने की बात हो, या 3 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हो, या महिला सुरक्षा की बात हो, या गंगा को साफ करने की बात हो, या बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो, या फिर 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो। सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार विफल साबित हुई है। जो लोग कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, बता दें 2014 का जो वादा था, 2019 का जो वादा था, कहां पूरा हुआ? ये उत्तर प्रदेश जाते हैं और कहते हैं कि पहली कैबिनेट में हम किसानों का ऋण माफ कर देंगे, नहीं कर पाए। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में वादा करते हैं कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, गैस सिलेंडर, फिर वो झूठ निकला। मोदी की गारंटी यानी झूठ की पक्की गारंटी। ये झूठ बोलते हैं, इसकी गारंटी है। ये चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो जाए, ये चाहते हैं कि विपक्षहीन
लोकतंत्र हो, जो कहीं से भी संभव नहीं है। और ये इसी का कारण है कि आज हमारे खातों को सील किया जा रहा है। आज तो खाता सील होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असंवैधानिक है, लेकिन उल्टे हमारे खातों को सील किया जा रहा है। जहां लोकतंत्र है, जहां हमारे पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई है, हमने लोकतंत्र के अंदर रह करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर हमने चंदा के से पैसा जुटाया है। अब कांग्रेस पर इस तरह की कार्रवाई यदि होता है तो यह देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए खतरा है और इसको बचाने की आवश्यकता। तो हिमांशु जी, आपका कहीं ना कहीं कहना है कि आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी की तरफ एक्शन इसीलिए लिया गया कि आगामी चुनाव जो हैं वो आसानी से पास हो सके बीजेपी की तरफ से, जैसे कि आपने कहा। और आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आईटी की तरफ से जो कहा गया कि 210 करोड़ की रिकवरी की भी बात कही गई है, लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। राहुल गांधी ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? 210 करोड़ की जो रिकवरी की बात कही गई है। देखिए, जिस तरह से मैं पहले भी कहा कि जो संवैधानिक ये है संस्थाएं हैं, जिसे स्वतंत्र संस्था कहते हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है, वह लोकतंत्र के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। और ये एक तरफा फैसला है, यह राजनीतिक फैसला है। और राजनीतिक फैसलों से इस तरह का हम लोगों के ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है। हम इसके खिलाफ न्यायालय भी जाएंगे और जहां भी उचित जगह होगा वहां जाकर के हम अपनी गुहार लगाएंगे। और हमें उम्मीद है कि निश्चित तौर पर इससे हमको निजात मिलेगा। जो लोकतंत्र को खत्म करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से संविधान को झूठा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं, ये कहीं से भी नहीं चलेगा और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हो जाएगा। चलिए हिमांशु जी, आगे भी आपसे तमाम चर्चा हम करेंगे। फिलहाल हमारे साथ सपा से पूजा मिश्रा जी मौजूद है। पूजा जी, क्या कुछ कहना है आपका? बीजेपी का जो टारगेट है वो टारगेट यही है कि एकल राज्य लेगी। जी, ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये धृतराष्ट्र हो रखे। इनको लगता है कि राज्य सारा इनका हो जाए, भले पूरे देश का चीरहरण हो जाए। इनको जब कांग्रेस को अदर जो अपोजिशन पार्टी है, समाजवादी पार्टी को ईडी भेजकर नहीं दबा पाए, तो इनको लगा कि ये सरकारी तंत्रों का पूरा गलत प्रयोग किए जा रहे हैं। आप उठा के मेयर का चुनाव देख लीजिए चंडीगढ़ का। जी, अब इनका जितना भी हथकंडा है, इनका सिर्फ यही इतना हथकंडा है कि जितने भी आपके अपोजिशन है उसको खत्म कर दिया जाए, लोकतंत्र को खत्म कर दिया और एकल राज किया जाए। क्या कुछ देखते हैं आप? अपना नजरिया साझा करें कि आगामी चुनाव पर इसका क्या कुछ असर पड़ सकता है? मुझे लगता है कि जब आप जानते हैं कि अर्थ की आवश्यकता कितनी जरूरत है। अगर नहीं जरूरत होती तो इलेक्शन कमीशन आपको अर्थ की लिमिट नहीं देता कि आप इतना रखेंगे और आपको इतना में चुनाव लड़ना है जी। तो इन्होंने क्या किया कि आपको तोड़ देना है। इन्होंने जैसे आम जनता को कैसे तोड़ रखा हुआ है, उनको रोजगार नहीं दिया हुआ, उनके पास इनकम नहीं है, वो सुबह शाम का खाने का सोचेंगे कि रोजगार के लिए जाएंगे, आम मुद्दों के लिए लड़ेंगे। तो ये चाहते हैं कि अपोजिशन पूरी तरीके से चुनाव लड़ ही ना सके। ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या तंत्र इस्तेमाल किया जाए, ऐसा कौन सा गलत कार्य किया जाए, कौन सा अगेंस्ट लोकतंत्र के अगेंस्ट काम किया जाए जिससे कि जो है लोकतंत्र की हत्या हो सके। इनका पूरा टारगेट ही यही कि लोकतंत्र की हत्या हो जाए। इन्होंने जो 2018 में इलेक्टोरल बोर्ड लेके आए, ये इलेक्टोरल बोर्ड क्यों लेके आए? ताकि इनके पास जो है काला धन आ सके। पूरा काला धन खत्म करेंगे, कि काला धन खत्म नहीं करना का, इनका था काला धन सारा हम रख लेंगे और हम बताएंगे भी नहीं। ये बताइए, इसका किसी के पास डाटा नहीं। इनके पास जो है 2018 में आए 1450 करोड़, 2019 में इनके पास 2555 करोड़, इनके अकाउंट नहीं सीज हो रहे। इसका इन्होंने डाटा तक नहीं दिया हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डाटा है कि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड ये पाए हुए, जिसको भी सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल घोषित कर दिया कि असंवैधानिक है। तो इसकी जांच होनी चाहिए ना। तो पूजा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। फिलहाल बीजेपी से हमारे साथ पूनम सिंह जी भी मौजूद हैं। आपने सुना पूजा जी ने क्या कुछ कहा कि अपना ब्यौरा पेश नहीं कर पा रहे, उसके अलावा दूसरी बातें निकलकर सामने। क्या कुछ कहना है आपका पूनम जी? देखिए, कांग्रेस के लोग हुए, सपा के लोग हैं, ये सिर्फ आरोप लगा। माननीय नरेंद्र मोदी ने सरकार के अंदर पे दबाव है, क्योंकि पहले भी सरकार रही है, उस समय भी काम, लेकिन ये लोगों को अपना सत्ता रहता है तो उस आरोप नहीं लगाते हैं। जब एनडीए की सरकार
बात है कि न माननीय अभी में है तो इस तरह से जब उनकी सरकार ठीक काम कर रही थी, जब हमारी सरकार बनती है तो उन लोग को आरोप लगाने की मन बना लेते हैं। मैं पूछना चाहूंगी कि माननीय नरेंद्र मोदी में कोई काम नहीं हुआ तो आज भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो माननीय नरेंद्र मोदी किसान माननीय नरेंद्र मोदी 11 करोड़ हर देने की नरेंद्र मोदी 83 लाख किसान निधि देने के साथ माननीय नरेंद्र मोदी नेतृत्व में हुआ है। ये लोग जब सरकार जो भागलपुर में किसानों की हत्या करा थे तो ये सही है क्या? लोग अपनी सरकार की जो है छिपाने का काम करते हैं। फिर माननीय नरेंद्र मोदी खाने देंगे, आपत्ति होती है। ये लोगों की जब घोटाले हुए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी किसी भी मंत्री पर कोई आरोप नहीं है, किसी भी घोटाला करने का नहीं किया है, लोगों को काम नहीं देती लेकिन जनता को काम देती है। माननीय नरेंद्र मोदी गरीब अंतिम व्यक्ति चिंता करते हैं, गरीब देखे ना जो व्यक्ति को माननीय नरेंद्र मोदी ने अन्न देने का काम किया वो कोरोना काल में किसी व्यक्ति ने नहीं रहने दिया। किसी व्यक्ति पूनम जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। फिलहाल हमारा आज का जो मुद्दा है वो है कांग्रेस के जो अकाउंट्स फ्रीज हुए थे उनको लेके। तो जिस तरह का ये जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर जो फैसला आया उस पर ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी तिलमिला गई, इसके बाद में ये एक्शन लिया जा रहा है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सरकार जो आदेश आया उससे काम हो रहा है, कोर्ट की जो आदेश आया काम हो रहा है, यदि इसमें स्पष्ट दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसमें बेचैनी नहीं होगी। किसी पार्टी में जी इसके अंदर ज्यादा उससे भी कार्रवाई होगी। कोर्ट का आदेश है, धैर्य बनाने की आवश्यकता नहीं है और सही है वो तो काम थोड़ी सी धैर्य रखिए। लोग बेचैनी क्यों है इतना? बिल्कुल पूनम सिंह जी, तो हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट दिनेश मिश्रा जी भी मौजूद हैं। दिनेश जी, क्या कुछ कहना है? सभी की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, क्या कुछ आपकी राय है कि अब जब 21 फरवरी यानी बुधवार के दिन इस पर जो फैसला आएगा, क्या कुछ फैसले में हो सकता है? देखिए, खाता संचालन की एक प्रक्रिया है जी, और केवल एक कांग्रेस के लिए ही नहीं, ये सभी दलों के लिए, आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। जी, इनकम टैक्स और दूसरी जो संस्थाएं हैं जो टैक्सेशन करती हैं वो समय समय पर नोटिस भेजती हैं कि आपकी इरेगुलरिटी है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा या इसमें कोई प्रॉब्लम है तो जवाब दीजिएगा। जी, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि सत्ता में जो लोग होते हैं या जो राजनीतिक दल है वो समझते हैं कि वो कानून से ऊपर है, कानून के हिसाब से उनको चलना कोई प्रॉब्लम नहीं है। वित्त मंत्रालय को एक से डांट पड़ जाएगी और सब मामला रफा दफा हो जाएगा। इस पर जो इशू नया है कांग्रेस का, हालांकि वो डिस्पोज ऑफ हो चुका है, रोक हट गई है खातों से, लेकिन वो ट्रिब्यूनल में गई है कांग्रेस, उसमें तो वो रोक भी हट गई है इस मामले में। तो अब इसमें नया क्या है? कांग्रेस क्या चाहती है? क्या मतलब कांग्रेस ये चाहती है कि इसको एक नया मुद्दा बनाया जाए, या रोज कोई मुद्दे तलाश करते हैं ये लोग? इशू केवल ये है कि आपने टैक्सेशन का प्रॉपरली पालन नहीं किया। ये बात पब्लिक डोमेन में भी है और रिकॉर्ड पर भी है, सब जगह पर है। हिमांशु जी, दिनेश मिश्रा जी आपसे सवाल कर रहे हैं कि मतलब जो प्रोसेस होता है उसकी तरह से चीजें नहीं हुई, जिसके बाद में इस एक्शन पर आईटी को आना पड़ा, क्या कुछ आपका कहना है? 2018-19 में चुनावी वर्ष था और उस समय में कांग्रेस ने 199 करोड़ रुपए खर्च किए थे जी, जो चुनाव का खर्च था। उसमें से हमारे एमएलए और एमपी ने सिर्फ 14,40,000 रुपया
जो उसके वेतन का था, उसको उन्होंने जमा किया। तो ये कहां से मामला बनता है और किस तरह से तर्क कुतर्क ये लोग दे रहे हैं, मुझे आश्चर्य लग रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में, इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, इसके बारे में नहीं इन लोगों को पता चलता है। और संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बात करते हैं, जिनको जानकारी होना चाहिए कि पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत 2019-20 में 984 केस दर्ज हुआ था और 2020-21 में 1180, कुल 1278, जबकि 2004 से 14 तक कांग्रेस के यूपीए सरकार के समय में मात्र 72 केस दर्ज किया गया था। ये आप बता, इसमें से 95% केस जो एनडीए के समय में हुआ वह सिर्फ विपक्षी पार्टियों के ऊपर हुआ। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि यह प्लांटेड केस था और सिर्फ विपक्षी दल के नेताओं को परेशान करने के लिए किया गया था। इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं हो सकता है। इसके बाद भी यह कहना कि कांग्रेस का जो नियम था उसके अंतर्गत अकाउंट सीज किया गया या फ्रीज किया गया, ये कहीं से भी उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है। यह समझने की बात है कि इस देश के लोकतंत्र को फ्रीज कर दिया गया है। रह गई बात, आज देख लीजिए किस तरह से चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग और चुनाव आयोग की बहाली में आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दरकिनार कर दिया गया है। अब 2 रहेंगे, पक्ष के लोग और एक विपक्ष के लोग। अरे विपक्ष के लोग की रहने की क्या आवश्यकता है, आप कर लीजिए। ये तो क्लियर हो गया ना कि जितना भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना नकेल कस रहे हैं। ये डर है उनके भीतर चुनाव हारने का। वो समझ रहे हैं कि हमने कोई काम नहीं किया है, हमने जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया, इसीलिए ये हथकंडा अपना रहे हैं। लेकिन ये इस हथकंडे से इस देश के लोकतंत्र को कमजोर नहीं किया जा सकता है। इस हथकंडे से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को कमजोर नहीं किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता आते हैं 3 चीज रट के आते हैं, आप सुन लीजिए, रटा रटाया है इनके प्रवक्ताओं को। एक बोलेंगे भ्रष्टाचार, दूसरा बोलेंगे परिवारवाद और तीसरा बोलेंगे सनातन। चौथा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। यही 3 मुद्दा की बात करते हैं। भ्रष्टाचार की बात करते हैं और सीएजी का रिपोर्ट आता है। हमारे समय में सीएजी का रिपोर्ट आया और ये लोग हाय तौर मचाए, हम जेल भेजने का काम किए, चाहे मंत्री रहा हो या पदाधिकारी रहा हो। आज जिसका ढिंढोरा ये लोग पीट रहे हैं कि हम हेल्थ पर इतना काम किए हैं, हम स्वास्थ्य बीमा लेकर के आए हैं, आज उस योजना पर सीएजी का रिपोर्ट आता है, सीएजी उंगली उठाता है और उस पर कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई होती है पदाधिकारी पर जिसने प्रश्न चिन्ह लगाया और उसका तबादला कर दिया जाता है। ये बुनियादी फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात, ये लोग परिवारवाद की बात करते हैं। कौन सा परिवारवाद, कैसा परिवारवाद? अब देख लीजिए, जैसा कौन है, अमित शाह का बेटा नहीं है, पंकजा मुंडे, राजनाथ सिंह के बेटा ज्योतिराज सिंधिया, अनुराग ठाकुर, लंबी फेहरिस्त है, प्रवेश वर्मा, इस लंबी फेहरिस्त है परिवारवाद के पोषक। यदि परिवारवाद का पोषक सबसे बड़ा कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और इसके बाद ये सनातन की बात करेंगे। अब सनातन पर हम यदि बोलने लगे तो मुद्दा भटक जाएगा। 100 ऐसे हैं मेरे पास उदाहरण जो सनातन धर्म का उपयोग भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए करती है और उन्हीं सनातन धर्म के देवी देवताओं को अपमानित करने का काम यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया जाता है। ये वही लोग हैं जो माता जानकी को कृष्ण कहा था, ये वही लोग हैं जो बजरंगबली को दलित कहा था। इन लोगों की क्या फितरत है? सिर्फ राजनीतिक हित साधने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं। भ्रष्टाचार की बात करेंगे और जितने भी भ्रष्टाचारी है उसको अपने दल में ले आएंगे और उसको वॉशिंग मशीन में से निकाल करके साफ सुथरा कर लेंगे, चाहे वो अजित पवार हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो या नारायण राणे हो या फिर। चलिए हिमांशु जी, आगे आपसे तमाम चर्चा हम करेंगे। फिलहाल दिनेश जी, आपकी क्या राय है? हिमांशु जी की बातों से आप कितने सहमत हैं? उन्होंने कहा कि 3 तरह की राजनीति की जाती है जिसमें भ्रष्टाचार, परिवारवाद और अन्य मुद्दों को उन्होंने शामिल किया। क्या कुछ आपकी राय है? देखिए, वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जी, तो इसलिए उनको अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए कोई उनको रोक नहीं सकता है। बिल्कुल, वो बिल्कुल। जो आरोप लगा रहे हैं ये उनका अधिकार है।
लेकिन वो कितना सही बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं, जी इस पर तो मैं केवल इतना कहूंगा कि इस मामले पर जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, जी इससे ये कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल पहले से एकदम से तय किया गया था कि इनके खाते सीज किए जाएंगे। ये तो प्रक्रिया लंबी चल रही थी, इन्होंने उसका पालन क्यों नहीं किया? अगर आप मुझसे इनके राजनीतिक प्रश्नों, राजनीतिक जो इन्होंने आरोप लगाए उन पर जी। जवाब चाहती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका जवाब तो बीजेपी देगी, क्योंकि इन्होंने ज्यादातर बीजेपी और मोदी जी पर चार्ज फ्रेम किए हैं। जी जी पर एक बहुत ही प्रश्न है सबसे बड़ा कि इस समय इलेक्शन चल रहा है और इस देश के अंदर स्वाभाविक तौर पर ईडी हो या इनकम टैक्स हो, इसने कोई बड़े एक्शन लिए हैं। जी जैसे इन्हीं के पार्टी के राज्यसभा सांसद थे साहू जी, उनके घर पर रेड हुई, उनके पास धन जमा 250-300 करोड़ रुपए उनके घर से निकला। और भी हेमंत सोरेन के घर पर रेड हुई, उनके घर से 34-35 लाख रुपए निकले। कहां से आए पैसे ये? इसका जवाब दीजिए। जब आपके घर में कोई रेड होगी या मेरे घर में कोई रेड होगी तो मुझे गवर्नमेंट ने बता रखा है कि आप इतना अमाउंट अपने घर में रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे आप। बिल्कुल। और अगर ज्यादा आएगा तो वही धाराएं मेरे ऊपर लगेंगी जो साहू जी के ऊपर लगी हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं। तो ये जो तर्क दे रहे हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है और ये वो ऐसा कर रहे हैं, सीधे सीधे विषय ये है कि उनको उस प्रॉपर जो नोटिस गए थे उनका उत्तर देना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं दिया। और वो एक्शन ईडी ने लिया है, उसने इनकम टैक्स ने लिया है, बीजेपी ने तो नहीं लिया एक्शन ये, या मोदी जी तो छापा मारने के लिए नहीं गए थे। तो ये जो जितने भी आरोप लगा रहे हैं, और भी इन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं, चुनाव चलने शुरू होने वाले हैं और इस नाते हर व्यक्ति को, हर एक को एक दूसरे राजनीतिक दल पर आरोप लगाने तो का, दिनेश जी, कहीं ना अधिकार है। कहीं कहा विपक्षी पार्टियों की तरफ से यही जाता है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल अपने कामों के लिए किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों का आरोप लगातार लगता ही रहता है। पूजा मिश्रा जी से भी राय ले लेते हैं, क्या कुछ कहना है, उसके बाद जाएंगे पूनम सिंह जी पर। जैसे कि जो है अभी कह रहे थे कि मोदी जी ने तो ये नहीं करने गए ना, मोदी जी टेम्परिंग करने तो नहीं गए थे चंडीगढ़। जी तो जो बोर्ड पे जो टेम्परिंग की जा रही थी मोदी जी थोड़ी कर रहे थे। मोदी जी तो बस बैठ के अपना आदेश देते हैं। अब जिस तरीके से भी करते हो, जिस जरिए से भी करते हो, वो करते ही चले आ रहे हैं। और जो हमारी माननीय प्रवक्ता बीजेपी की, वो कह रही थी कि बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया, आंकड़े बता रही थी। तो आप ये भी आंकड़े जान लीजिए ना कि 2012 में आपका बेरोजगारी दर 8 था, 2013 में आपका बेरोजगारी दर ऑलमोस्ट 8 था, 2014 में आपका जो है बेरोजगारी दर 7 चला गया, पर अभी आपकी बेरोजगारी दर 14 क्यों है? आपने कहाँ रोजगार दे दिया? वुमेन के अगेंस्ट क्राइम, ये एनसीआरबी का डाटा है कि जो आपका क्राइम है 66.4 पर लाख है, ये रिपोर्टेड क्राइम है, जिसमें जो बढ़त पाई गई है वो लगभग 4% पाई गई हुई है पहले जो क्राइम होता था। आप कह रहे हो कि आप दे रहे हो, आप एक काम करिए ना, जितने भी आयोग है, जैसे आपने किसान को रोकने के लिए जो है आप कह रहे किसान नीति योजना दे दी, तो किसान पागल है वो लोग, 13 तारीख से फिर आके धरना करने लग गए हैं। वो सब बेवकूफ है। आप क्या कहना चाहते हो कि बीजेपी क्या साबित करना चाहती है कि वो बेवकूफ है, उनसे तो वार्ता क्यों कर रही है? फिर उन्होंने 18 तारीख को वार्ता रखी हुई है। जब आपको गारंटी सुननी ही नहीं, आप लाना चाहते हैं राम राज्य, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाई। आपका जो है वचन सब चला जाएगा, चाहे वो 2 करोड़ नौकरी की बात हो, चाहे 15 लाख जो है खाते में आने की बात हो, चाहे किसान की आय दोगुनी की करने की बात हो, चाहे सबको जो है सम्मान देने की बात हो। आप वो सब कुछ नहीं करेंगे, बस ये कहेंगे कि हाँ हमारी गारंटी है, हम राम राज्य लाना चाह रहे हैं, पर हम किसी पद पे नहीं चलने वाले हैं। आपने जैसे किसानों को बॉर्डर पे रोक रखा हुआ है, वो कुछ क्रिमिनल है क्या? उनको ऐसे रोक रखा हुआ है, ऐसे आप अभ्यर्थियों को रोक रखे हुए हैं। आप लोग अभी आरओ का पेपर हुआ था, वो लीक हो गया हुआ है, आप जांच नहीं कराना चाहते। अभी यहाँ पे कौशाम्बी में पुलिस की भर्ती होनी है, 4 फिर पकड़े गए हैं, कल के न्यूज है, कौशाम्बी, यूपी के कौशाम्बी जिले में। आप जो है करप्शन को बिल्कुल रोक नहीं पा रहे हो, करप्शन बढ़ता चला जा रहा है। आप सिर्फ मुंह से हवाई बातें करते चले जाते।
आप जमीन पे हो नहीं, अब चाहते हो सबको दबा दो, आप लोक सेवा आयोग को भी दबा दो। और अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है खुद पे, तो एक बार चुनाव आप बैलेट पेपर से करा लो ना। आपको तो पता ही जनता आपको सपोर्ट कर रही है, आप 100% जीतेंगे ही जीतेंगे, तो आप कराइए बैलेट पेपर से चुनाव। आपको तो कॉन्फिडेंस है ना, आप जीतेंगे। बीजेपी करा लेती है, एक बार करा ले, चुनाव भी करा के देख ले और इनको पता चल जाए कि हाँ भाई हकीकत क्या है। इन्होंने धरने स्थल बना रखे हुए हैं और इतने धरने चल रहे हैं 2 महीने से, साल भर से, 2 साल से। 67,000 की जो भर्ती होनी है वो जब से चलती आ रही है। पूनम जी, पूजा जी की तरफ से कहा जा रहा है कि मुद्दे बहुत सारे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि वन पार्टी पॉलिटिक्स की बात चल रही है, बेरोजगारी का मुद्दा उन्होंने उठाया, किसानों का मुद्दा उन्होंने उठाया। क्या कुछ इसके जवाब में आप कहना चाहेंगे? सरकार की रोजगार देने का ये काम किया था। 9 साल 9 लाख लोगों को नौकरी देने का काम। ये लोग बात करते हैं, की बात करते हैं, किसानों की यदि तो किसानों की बात आपत्ति हो रही है, बेचैनी होती है कि वो आपस में बात करके रास्ता निकालने का काम कर रहे हैं। लोग को किसान मान जाते हैं, जो रणनीति किसानों को भटकाने का काम करे, नहीं भड़केंगे तो नरेंद्र मोदी जी आएंगे। नरेंद्र मोदी जी आएंगे क्योंकि अपने किसान को बदौलत आएंगे। 70 हटाने का मोदी जी की योजना राम मंदिर पास लोगों ने इंतजार किया था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी करके दिखाया है। लोगों को तो आपत्ति होती है। 3 तलाक का काम हमने नरेंद्र मोदी जी जो मुस्लिम पहले थी, जो रोज करती थी कि एक दिन आजाद होता था, वो काम माननीय नरेंद्र मोदी दिखाया। तो ये लोगों को आपत्ति हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी किस तरह से लोगों को वो तकलीफें दूर कर देंगे। किसान से बात होने दीजिए, क्यों है किसान अपनी बात सरकार करेगी। आप तो सरकार समाज के लिए जो मान्यता क्योंकि आप तो कोई सरकार सकती है उसमें। आप लोग धैर्य रखिए, आप लोग के पास जनता को भी पहुंचाइए। हमारे पास होता है, हमने काम किया, उसका हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। आप पास रहिए कि हमारे गरीब लोगों को जब तक नरेंद्र मोदी जी दिलाया उन लोगों हम लोग जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी योजना उसको लेकर हम लोग जाएंगे। आपने 2 करोड़ का वादा किया, 9 लाख की नौकरी, 9 लाख नौकरी, 9 लाख नौकरी, वो भी लोगों ने अपनी क्वालिफिकेशन पे निकाला। तो आप उनको रोजगार मेला में जाके जो है सर्टिफिकेट बांट रहे हो कि भाई आपको जैसे एहसान कर रहे हैं। पूनम जी, आपकी बात भी सुनी जा रही है। फिलहाल पूजा जी का क्या कुछ कहना है? पूजा जी का क्या कुछ कहना है? पहले पूरी बात सुन लेते हैं, क्या कुछ कहना है, उसके बाद पूनम जी आपके पास वापस में आऊंगे। जीरा के बराबर है। आप 9 लाख नौकरी दी और रोजगारी दर हर साल बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी दर हर साल बढ़ती जा रही है, और आप 2 करोड़ का खुद वादा करके मुकर जा रहे हो। कह रहे हो राम मंदिर बनाए, चलिए राम मंदिर बनाए, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, राम मंदिर बना, उसका स्वागत है और हम सबको उसमें आस्था है। पर राम के आदर्शों पे चलना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप आदर्शों पे चल नहीं रहे हैं। उसके बाद में आप कह रहे हैं कि जो है कि सारी चीजें दी जा रही। एमएसपी जो है किसान 2 साल से मांग रहा है, आप एमएसपी की गारंटी दे दीजिए ना। आप कह रहे हैं कि विपक्ष चाहता है कि सरकार और किसानों के बीच में वार्ता न हो। आप क्यों नहीं फाइनल कर दिया 2 साल पहले? आप क्यों दे रहे विपक्ष को मौका? अगर आपकी नीयत इतनी ही साफ है, आप कह रहे कि विपक्ष ने आपको 2 साल से रोक रखा हुआ है, विपक्ष आपको उनको एमएसपी की गारंटी देने से रोकता है। आपके बीच अभी वार्ता हुई थी, आप 18 तारीख को वार्ता हुई थी, उसमें गारंटी दे दें उनको, किसानों को। विपक्ष कहा जा रहा है उनके साथ में कि हाँ चलिए, किसान आके बैठे हुए ना, वो सारे आप क्या कहना चाहते हो कि जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जिनको कोर्ट कह रहा है कि आप उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं, संज्ञान लेके वो कह रहे हैं कि आप उनको जो अभिव्यक्ति की आजादी है, संविधान में लिखा हुआ है कि उनकी सुरक्षा करिए आप और उनको अपनी बात को रखने दीजिए। आप उनके साथ बर्बरता कर रहे हैं।
चलिए पूजा जी, अब पूनम जी से जान लेते हैं क्या कुछ उनके जवाब हैं आपके सवालों के। जी आपकी आवाज बोलिए ना। हेलो पूनम जी, आवाज आपको आ रही है? आपने सुना पूजा जी ने क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा एमएसपी की गारंटी अगर किसान मांग रहे हैं तो उनको दे दी जाए। आगे और भी मुद्दे थे जिन्होंने पूजा जी ने अपनी बात को रखा, क्या कुछ उस पर आपकी राय? बीच में आवाज सुना नहीं हो गया था, इसे एक बार रिपीट कीजिए। पूजा जी के कई सारे सवाल थे एमएसपी की गारंटी को लेकर थे कि अगर किसानों का प्रदर्शन जारी है तो उनकी समस्याओं का हल किया जाए। बेरोजगारी का मुद्दा था। फिलहाल कई सारे मुद्दों पर पूजा जी ने बात रखी, क्या कुछ जवाब है आपके पास? बिल्कुल, किसान है तो उसमें बात बन रही है, कुछ इसका निकलेगा ही निकलेगा। जी तो ये लोग बना के रखने चाहिए। तो बेरोजगार की है तो बेरोजगारी की हम लोगों ने बहुत प्रयास किए हैं और उसकी बेरोजगारी को रोजगार देने नाम पर हम युवाओं का काम किया है, लोगों को जनधन योजना का काम किया है। उनको भी हम लोगों ने जोड़ने का काम किया, दूर हो तो हम लोगों ने हेल्थ कार्ड लाई, उसको गरीब इलाज के लिए दूसरा कार्ड लेने का काम करता था, आयुष्मान कार्ड से 5 लाख इलाज। ये सारी मुद्दाएं हमारे पास है, ये सोचना साथ हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी उनकी समस्या है उसका निदान करें। ऐसे नरेंद्र मोदी सरकार तो कोशिश करेगी। पूजा जी आपकी आवाज म्यूट है, आपसे आगे तमाम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले पूनम जी की बात सुन लेते हैं पूरी। जी जी आवाज आ रही है क्या? जी जी बोलिए बोलिए पूनम जी। हम कह रहे हैं नरेंद्र मोदी अभी केंद्र में तो बैठे हुए हैं, किसानों से यदि हमारी बात कर रहे हैं तो समस्या का निदान नहीं होगा। आप लोग कर्ज बनाए रखो, किसान की समस्या बात हो गई है, आप लोग बेचैनी क्या है? आप लोगों की सरकार में क्या कोई मुद्दा होती थी तो बात नहीं होता था कि हम मारपीट से क्या उसका आप लोग बाहर निकाल देते, मारपीट हो रही तो बातचीत नहीं देते। आप लोग भी ध्यान रखिए। हम बोल रहे थे कि हमारी सरकार ने जो काम किया है उस काम को लेकर के हम लोग करेंगे। ये लोग कहते हैं काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तरफ से निकाय 35,000 करोड़ 5 यानी कि 4.5 करोड़ उपलब्ध कराए गए माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है। स्थानीय निकाय के साथ जो 98% करोड़ ग्रामीण सुविधाएं दिए गए माननीय सरकार में दिए गए। एम्स और 2 मेडिकल कॉलेज की स्थापना माननीय नरेंद्र मोदी सरकार में हुई है। लोग कहते हैं कि काम है, आम जनता बताए, कांग्रेस लोग सपा लोगों को बताने से काम नहीं चलेगा। हम लोग जनता को बताना है, हमने काम को जनता और अपनी बात को रखेंगे। हमको विश्वास है कि जनता लोग खड़े उठे हैं। इस माननीय नरेंद्र भाजपा 4 बार एनडीए सरकार के बदौलत नरेंद्र मोदी जी ने कहा है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जनता हम लोगों की। चलिए पूनम जी आपको मैं रोकना चाहूंगी, फिलहाल हिमांशु जी से राय ले लेते हैं। हिमांशु जी, पूनम जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कई विकास कार्य हुए हैं, रोजगार युवाओं को मिला है और कई जमीनी स्तर पर कार्य किए हैं, तो क्या आप बातों से सहमत है? क्या कुछ इस पर आपकी प्रतिक्रिया है? बहुत हंसी और तरस आती है भाजपा के प्रवक्ताओं। इतनी तरस तो मुझे किसी पर नहीं आती जितना तरस इन लोगों पर आता है। कितना झूठ बोलते हैं और सलीके से झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की फितरत है झूठ बोलना। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये इनके अभी सहयोगी हैं नीतीश कुमार जी, वही कहते हैं कि बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी, सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं। एक फिल्म का डायलॉग था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और भाजपा के लोग झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। इन लोगों ने क्या वादा किया कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, तो 10 वर्षों में 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी। आज कितने लोगों को रोजगार दिया इन लोगों ने? ये तो क्लियर करें। ये लोग कौन सी विकास की बात कर रहे हैं? जिन जिन मुद्दों पर ये चुनाव जीत करके आए,
सारे मुद्दों पर विफल रहे। आज ये किसानों की बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, कुछ आवाजें इनकी कट के आ रही। ये कह रहे थे कि हम किसानों के साथ न्याय कर रहे हैं। अरे कौन सा न्याय आप किसानों के साथ किया? आप आते ही सबसे पहले 2014 में जो 2013 का कानून था भूमि अधिग्रहण बिल, उसको टेम्परी करने का प्रयास किया। ये तो संजोग था, ईश्वर ने ऐसा को नहीं दिया राज्यसभा में बहुमत, नहीं तो आप तो भूमि अधिग्रहण बिल को टेम्परिंग कर देते। भूमि अधिग्रहण कानून को खत्म करना चाह रहे थे और राहुल गांधी जी के सफल नेतृत्व के कारण और उनके किसानों के प्रति जो उनका कमिटमेंट है उसके कारण आप जो चाह रहे थे कि भूमि अधिग्रहण बिल को टेम्परिंग करने का प्रयास किया, वो नहीं हो पाया, आप सफल नहीं हो पाए। उसके बाद आप 3 काले कानून ले आए। सतपाल मलिक जी का बयान है, उन्होंने कहा जाकर के प्रधानमंत्री जी से कि आप किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून लाए हैं उसको वापस ले लीजिए। लेकिन आपकी हठधर्मता ने 720 किसानों की शहादत करवा दिया। 720 किसान शहीद हो गए, 300 दिनों तक आंदोलनरत रहे। ये भाजपा की का असली चरित्र है। आज देख लीजिए, आप किसानों की आय दुगुनी करने की बात कर रहे थे और ट्रैक्टर उपकरण पर 12% जीएसटी, ट्रैक्टर पुर्जों पर 18% जीएसटी, उर्वरक पर 5% जीएसटी, कीटनाशक पर 15% जीएसटी। सरकार ने उर्वरक, बिजली और सिंचाई पर मिलने वाली सब्सिडी को कम कर दिया है और खेती की लागत बढ़ गई है और एमएसपी का कानूनी गारंटी नहीं मिला। एमएसपी जितना 10 वर्षों में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने बढ़ाया था उसके अनुपात में आपने नगण्य बढ़ाया है। ये आपका असली चेहरा है। और आप किसानों की बात करते हैं, आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं। आपके सांसद ब्रजभूषण सिंह द्वारा पहलवान बेटियों के साथ रेप होता है और आपके जो आला कमान है उसके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमारी बेटियां धरना पर बैठी रहती है, उनके साथ ज्यादती होता है। आप देख लीजिए किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गृह संसदीय क्षेत्र बनारस में हमारी बेटी के साथ रेप होता है और रेप करने वाले कौन होते हैं? भाजपा के आईटी सेल के लोग। इस पर कार्रवाई नहीं होती है। ये बीजेपी वाले लोग क्या बोले? इनको बोलने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है देश की जनता के सामने बोलने का। जिन जिन मुद्दों पर महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, आपको गिनाया कि कितनी महिला के साथ उत्पीड़न हुआ है। और इतना ही नहीं, मैं नहीं कहा था, ये देश का आंकड़ा है कि देश में महिला उत्पीड़न में जो 5 टॉप राज्य हैं वो भाजपा शासित राज्य है। 5 राज्य जो महिला उत्पीड़न में सबसे आगे है। ये इनका असली चेहरा है। ये चाल चरित्र और चेहरा की बात करते हैं, यही इनका चाल चरित्र और चेहरा है जो आज बेनकाब हो रहा है। चाहे किसी भी हो, महिलाओं होनी चाहिए। आप लोग क्या किया है? आपने कहा था रोजगार देंगे, आपने रोजगार नहीं दिया। आपने कहा था काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया सबके खाते में देंगे। आपने आज तक काला धन नहीं लाया, काला धन दुगुना हो गया। आपने नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आप देख लीजिए कितना टैक्स आप डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस पर बढ़ा दिया है। आज 32% आपने टैक्स, जीएसटी आपने टैक्स लिया और जो कच्चे तेल की कीमत है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 30% से ज्यादा कम हो गया है। उसके बावजूद आज जो डीजल पेट्रोल की कीमत है वो आसमान छू रही है। क्या कारण है? आज यदि आप टैक्स नहीं बढ़ाते तो आज इस देश में 60 रुपए प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल मिलता। आपने इतना टैक्सेशन बढ़ाया, इस देश के किसानों का कमर तोड़ के रख दिया। तो हिमांशु जी आगे तमाम चर्चा हम करेंगे। पूनम जी आगे आपकी भी बात रखेंगे। फिलहाल दिनेश मिश्रा जी से जान लेते हैं क्या कुछ उनकी राय है और क्या कुछ उनका कहना है। कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच बात विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी कही जा रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर ये बात हुई तो न खाएंगे न खाने देंगे वाला हिसाब हो रहा है यहाँ पर। क्या कुछ दिनेश जी आपका कहना है? पहली बात तो मेरा नाम दिनेश शर्मा है जी, माफ कीजिएगा। दूसरा ये बताइए कि जिस विषय पर जो विषय आपने रखा था उस पर तो मैं बोल चुका हूँ जो मुझे कहना था जी। अब क्या अब ये आपका ये कहना है कि मैं जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं मैं उन पर बोलूं? जी जी, हिमांशु जी की बातों से कितना सहमत है या पूनम जी की तरफ से जो जवाब दिए जा रहे हैं उनके तरफ से क्या कुछ आपकी राय है?
देखिए, इन्होंने मुद्दा उठाया बेरोजगारी वाला, जी बहुत तगड़ा करके उठाया मुद्दा। और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जो है, उनके पास शायद डाटा नहीं है कि कितने देश के अंदर बेरोजगार हैं, और बेरोजगारी का कारण क्या है ये भी वो नहीं बता पा रही है। देखिए, इस देश के अंदर दो बेरोजगार हैं। एक तो वो जो केवल सरकारी नौकरी चाहते हैं, जी एक वो जिनके पास स्किल नहीं है। ये बात मैंने कई बार और पहले भी कही है। जिनके पास स्किल है वो रोजगार पर है, उनको रोजगार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ये चाहते हैं कि हम केवल सरकारी नौकरी करेंगे, उनको आप कुछ भी कह लीजिएगा। जी बेरोजगारी तो वही हुई ना कि आपके पास स्किल है और आप घर बैठे हुए हैं, तो वो तो घर नहीं बैठे हैं। अभी राम मंदिर की बात की थी इन्होंने। जी देखिए, मैं यहां से लखनऊ से और अयोध्या के रास्ते में 3-4 बार गया हूं, जी और इससे पहले भी और पिछले वर्षों में मैं गया था, जब वहां पर ऐसा सब कोई काम नहीं चल रहा था, इस तरह का निर्माण वगैरह का। लेकिन मैंने देखा कि आप जैसे ही बाराबंकी क्रॉस करते हैं, सड़क के दोनों ओर, हाईवे को छोड़कर सड़क के दोनों ओर लोग, गांव के लोग, रेड़ी वाले, खोमचे वाले, और उसके आगे और बढ़िए आप, बड़ी संख्या में मैंने देखे हैं जो स्थानीय रोजगार जिनको मिल रहा है। किनके कारण? कि जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। कभी अयोध्या के अंदर रोजगार की बात सुनी थी आपने? आज वहां पर इतना बड़ा रोजगार का एक हब स्थापित हो चुका है। हर व्यक्ति अपने स्किल के हिसाब से वहां पर अपने रोजगार को कर रहा है। आप अयोध्या को छोड़िएगा, और जगहों पर भी आप अगर आप निकलेंगे, जैसे आप दिल्ली में हैं, आप निकलेंगे तो लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से अपना रोजगार तो चला ही रहे हैं। भारत सरकार ने जो लोगों को लोन दिया और अन्य प्रकार के जो कार्यक्रम चलाए हैं, हथकरघा के कार्यक्रम चलाए हैं, ये किस लिए चलाए? रोजगार के लिए तो चलाए हैं ना। एक मुद्दा पकड़ लिया, बेरोजगारी, आपके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, और बोलना शुरू कर दिया। ये कुछ तथ्यात्मक बात अगर कही जाए तो उसका उत्तर भी दिया जाता है। आप किसानों की बात कर रहे हैं, आप जानते हैं कि जो जिसकी मांग कर रहे हैं किसान, उसके वो क्या चीज है? जरा बताएं जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, कि जो मांग कर रहे हैं किसान, एमएसपी लागू करिएगा, वो है क्या चीज? आज तक जो बात आप बोल रहे हैं, आप पहले उसका डाटा बताइए मुझे कि एमएसपी क्यों मांग रहे हैं, उसका असर कहां तक जाएगा। आप कह रहे हैं इस बात, जो मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने आरोप लगाया। आपको मालूम है देश के अंदर 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू हुई थी आर्मी के लिए? कितना बड़ा प्रोजेक्ट था भारत सरकार ने जो लागू किया है, बताइए समाजवादी पार्टी प्रवक्ता। आपके पास अगर डाटा हो तो बोलिए इसके ऊपर। आप ऐसे बोलने से बोल सकते हैं पूजा जी, बोलिए आप, है ना? मैं बोलना आपने बहुत भी तरह के किसानों के बहुत बेरोजगार, किसान बहुत परेशान हो रहे हैं। किसान मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो ज्यादातर किसान नहीं है। मीडिया चैनल की इन्होंने रिपोर्ट देखिए, आंकड़ों की बात की, ये आंकड़े लाके देना कि कितने रोजगार दिए गए, ये क्या कहना चाहते हैं? किसान कहाँ है? 9,000 जो है अभ्यर्थी आपके इन्फो गार्डन में यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सारे उनके पास किसान नहीं है। वहाँ तो किसानों आज यहाँ इलाहाबाद घर में बेरोजगार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके पास स्किल नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो जो ग्रेजुएशन करके जा रहे हैं, जो आपकी जो है डिग्रियां दे रही है विदाउट स्किल के बना दे रही है, दिनेश जी, पूजा जी आपके सवालों का जवाब दे रही हैं, उनके जवाब आप सुनिए एक बार, और अगर आपको उनके सवाल से आप सहमत नहीं है, जवाब से सहमत नहीं है, तो बीच में आप भी बोल सकते हैं। बताइए। मैं बहस करने के लिए नहीं बैठा हूँ। तो श्योर करिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये बिल्कुल क्लियर कर दीजिए हमारे लिए। हम आपको उस तरीके से बात करेंगे, हम एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो बिल्कुल राय बताएंगे। पहले आप ये जान लीजिए, आप मेरे पास आंकड़े नहीं है। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दिनेश शर्मा जी जर्नलिस्ट के तौर पर जुड़े हैं, अपनी राय रख रहे हैं, आपसे भी अपनी राय रखने के लिए कहा जा रहा है। तो बिल्कुल आप जो सुनिए, बेरोजगारी दर पे जो आंकड़ा है ये मैंने नहीं जनरेट किया हुआ है, ठीक है, ये जनरेट है। आप फैक्ट उठा के देख लीजिएगा, बेरोजगारी दर बढ़ी। आप क्या कहना चाहते हैं? इको गार्डन में जो प्रदर्शन चल रहे हैं 69,000 अभ्यर्थियों के,
वो जो है उनके पास स्किल नहीं है। आप यहाँ पे चले आइए, यहाँ पे इको पे जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आपको इलाहाबाद में पत्थर गिरजाघर है, यहाँ पे 66 दिनों से लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके पास स्किल नहीं है। आपके पास जो सरकारी वैकेंसीज आप उनको भर नहीं रहे। आप अगर उनके पास स्किल नहीं है तो जो ये इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, जो उन्हें पढ़ा करके निकाल रही है, तो वो क्या स्किल जो है उनको नहीं दे रही है? ये आपके गवर्नमेंट का ड्रॉबैक नहीं आ रहा है, ये बीजेपी गवर्नमेंट का ड्रॉबैक नहीं हो रहा है। योग्य है, आप क्या कहना चाहते हैं कि जो योग्य है क्या उनके लिए रोजगार की कहीं कोई कमी नहीं है। ये क्या अगर आप चपरासियों के आप बाबुओं पर रोजगार ढूंढने निकलते हो तो वहाँ पर जरूर बहुत बड़ी भीड़ है। अगर टैलेंट है आपके पास तो वहाँ पर कोई टैलेंट नहीं रुका। पूजा जी, आपने अपनी बात रख ली, अब दिनेश जी की बात सुन लेते हैं। आपने बता दिया कि किस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, तो वो अपनी बात भी रख लें। अब मुझे बताइएगा कि जो हमारी एंकर साहिबा है जी, क्या ये सरकारी नौकरी पे गई है? और आज जो ये काम कर रही है, इनको जो कार्य मिला है इनकी योग्यता के हिसाब से मिला, क्या ये बेरोजगार है? मेरा कहना है कि एक स्वाभाविक बात है, 140 करोड़ की आबादी का प्रबंधन, जिसमें रोजगार है, आर्थिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये प्रबंधन पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है। हम एक आरोप लगा दें उससे काम नहीं चलेगा। और समाजवादी पार्टी की बात अगर बात कहें तो कई चीजें ऐसी, पूजा जी, ऐसी चीजें समाजवादी पार्टी के अंदर हो रही हैं, आप जो आरोप लगा रही हैं, मैं उन पर नहीं जाना चाहूंगा। फिर आप मुझे कहेंगे कि मैं बीजेपी का कोई प्रवक्ता हूं। चलिए, आप दोनों को फिलहाल पूजा जी और दिनेश जी रोकना चाहूंगे। हिमांशु जी से भी उनकी राय जान लेते हैं, क्या कुछ कहना है उनका भी। देखिए, ऐसा है कि शर्मा जी की बात से मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है जी। राकेश सिन्हा जी जब इसी तरह से टीवी चैनलों पर आकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए इसी तरह से अंधभक्ति करते करते राज्यसभा सांसद हो गए, हो सकता है, मुबारकबाद देता हूं मैं इनको, अग्रिम शुभकामना और बधाई देता हूं शर्मा जी को, ये भी राज्यसभा चले जाए, भारतीय जनता पार्टी इनके ऊपर भी नजर रखे तो अच्छी बात है, इनके ऊपर भी कुछ नजरें इनायत होनी चाहिए। हिमांशु जी, पर्सनल टिप्पणी यहाँ पर नहीं करनी है, सिर्फ अपनी बात को रखना है। क्या कुछ आपका कहना है, आपकी क्या कुछ राय है, उसको आप साझा करें। इतना बड़ा ये अंधभक्ति कर रहे थे, इतनी बड़ी अंधभक्ति ये कर रहे थे, ये किसानों के बारे में बोल रहे थे कि ये किसान हो नहीं सकता। आपके सामने बैठा हुआ हिमांशु कुमार भी किसान है, मेरे पास कोई ट्रैक्टर ड्राइवर नहीं है, मैं आइए कल मैं स्वयं ट्रैक्टर से खेती करूंगा, आप आइएगा मेरे साथ, मैं स्वयं करता हूं। और यदि मैं आंदोलन में जाता हूं तो क्या मैं किसान नहीं हूं? आप किसान का सर्टिफिकेट देंगे? आपकी ये हस्ती है, आप कैसे किसानों को सर्टिफिकेट देंगे कि बॉर्डर पर बैठा हुआ आदमी किसान नहीं है? आप इसे सर्टिफिकेट देने का अधिकार कैसे रखते हैं? आप किसान, आप उनको किसान मत कहिए, मानसिकता को बदलिए सरपंच। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जो बॉर्डर पर बैठे हुए जिस प्रकार का नंगा नाच कर रहे हैं, वो किसान नहीं कर रहा, किसान तो खेतों में इस समय। इन बातों को आप किसानों को गाली किसान नहीं है। अरे भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ किया है, आप किसान हैं, आपके समान है। 720 किसानों की शहादत हो गई, आज आतंकवादियों की तरह किसानों के साथ बर्ताव किया जा रहा है। आज किसानों के लिए और उन्होंने जो लाल किले पर अटैक किया था वो क्या था? वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है। जो लाल किले पर अटैक हुआ था उस किसान आंदोलन के दौरान वो क्या था? इस देश का अन्नदाता वो क्या किसान थे? अजय कैनी का बेटा बताइए, किसानों के ऊपर हिमांशु जी बताइए, देता है। और जो लाल किले पर अटैक हुआ था वो क्या था? ये कुत्ते की तरह व्यवहार करने योग्य है, ये इसकी आप बताइए, मानसिकता है क्या? उसी मानसिकता आपने पूरी अराजकता मचाई थी। दिल्ली में आज घुस नहीं पा रहे हैं, ना मरीज लेकर जा पा रहे हैं, ना कैंप जा पा रहे, परीक्षाएं शुरू होने वाली है। आपको पता नहीं, आपको लेकर एमएसपी चैनल बताइए भाई साहब, एमएसपी का माध्यम से कहता हूँ, इसका होना क्या है? आप किसानों को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं, आप किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, उग्रवादी ये नहीं कह सकते हैं, आप देशद्रोही नहीं कह सकते हैं। आप उसकी मुखाबरी कर रहे हैं, उसकी मुखालफत कर रहे हैं। आप जो आदमी अंग्रेजों का अनुयायी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन है? ये अंग्रेजों के अनुयायी है, नई जानकारी तो सुन लीजिए। आप किसके अनुयायी है? ये तो बताइए, आप किसके लिए अनुयायी हैं?
से के साथ मैं एक आपसे प्रश्न करता हूँ, मैं सम्मानजनक तरीके से मैं आपको प्रश्न करता हूँ कि आपने अगर ये बात नहीं है किसान बॉर्डर की बात, पापर बॉर्डर की बात, तो वहां पर कितने लोग किसान हैं, जरा भाई साहब ने तो बताइए। नहीं होता है बाबू, इसके लिए पढ़ना भी पड़ता है। 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडियन मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में सरकार बनाया था। इतिहास का आपसे नहीं पूछ रहा है, अगर आप इतिहास की बात करना चाहेंगे तो आपको सारे इतिहास बता दूंगा। प्रति महीना पेंशन पर आप इतिहास को जरूर से ज्यादा बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप उधर पढ़ेंगे। जो एंकर साहब ने आपसे प्रश्न किए थे उनका उत्तर दीजिए ना। बेरोजगारी करते थे, 10 करोड़ लोगों को रोजगार, 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गया। एंकर पकौड़ा बनाना भी रोजगार है। हिमांशु जी मैं रोकना चाहूंगी हिमांशु जी, आपको पिछली बातों पे, इतिहास पे आपको नहीं जाना है। जो बातें अभी की चल रही है, जो आज का हमारा मुद्दा है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, वापस उसी पर आएंगे क्योंकि समय बहुत ज्यादा कम है हमारे पास। कम शब्दों में अपनी बातों को आप लोग रखें, क्या कुछ कहना है। अब कांग्रेस के खातों को सीज कर दिया गया, बीजेपी की तरफ से बात रखी गई, आपका क्या कुछ कहना है, क्यों किया गया ऐसा, या आगामी चुनाव पर इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है, आप उस पर आइए हिमांशु जी। देखिए, ये कांग्रेस के खातों को फ्रीज नहीं किया गया है, बल्कि इस देश के लोकतंत्र को फ्रीज कर दिया गया। और लोकतंत्र में विपक्ष को इस तरह से कमजोर करना आज तक ऐसा नहीं हुआ था जी। आप जवाहरलाल नेहरू जी के प्रथम मंत्रिमंडल को देख लीजिए, उसमें विपक्ष के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दिया था। ये थी परंपरा हमारी लोकतंत्र का। लेकिन आज लोकतंत्र कहां चला गया है? आज विपक्ष को किस तरह से कुचला और दमनात्मक नीति के सहारे उनको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि विपक्ष को कमजोर करने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। चलिए, बहुत ही कम शब्दों में आप सभी से जवाब में चाहूंगी। पूनम जी, आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं हुई थी, तो जब इंदिरा गांधी समय क्या हुआ तो आपको जेल के अंदर डाल बताइए, क्या सही काम करने का काम लोग कांग्रेस के लोग छुपाने के लिए बातों लोग बताना चाहते किस तरह से हमारे जो उनके दोस्त है उनको भी बोलने का काम चल रहा था। वो कांग्रेस के लोग अपनी खाली को छुपाने, किसानों को जिस तरह से छुपाने का काम कर रहे हैं आज। और किसानों नेहरू जी 400 लोगों को हत्या हुई थी। किसान की बात करते लोग किसानों को भड़का के सरकार करे, किसानों को तोड़ने की कोशिश ये ममता दिख रही है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी और सरकार की जो निर्देश दिया, यदि उनको आपत्ति की है, थोड़ा सा धैर्य हमसे थोड़ा सा धैर्य रखिए। जो भी निर्णय की कार्रवाई होगी, पार्टी होगी उनकी कार्रवाई होगी, तो उनको अपने कहना होगा कि कितना अच्छा है, आपत्ति है पार्टी के लिए नहीं, सबको लागू होगी। थोड़ा सा धैर्य देना, लेकिन ये तो धैर्य कहते हैं तुम लोगों ने काम वही काम किया। बीमा योजना क्या किसी वर्गों को मिला, किस कार्य में माननीय नरेंद्र मोदी कार्य में हुआ, जिस लाभार्थियों को लाभ था किस व्यक्ति को मिला, पूछना चाहूंगी। अब बताए तो देश की जनता आपको नहीं मिला तो आपको मिलेगा, तो जनता को मिलेगी। तो चलिए, आपने बताया कि बीजेपी की सरकार में क्या कुछ कार्य किए गए हैं, सभी के सामने आपने रखे। पूजा मिश्रा जी सपा से हमारे साथ है, क्या कुछ आपका कहना है? 2 शब्दों में आपसे जवाब चाहूंगा। लोकतंत्र की हत्या करने पे आमादा है, और वो कितना भी आमादा क्यों न रहे, अभी का जो नागरिक है वो बिल्कुल जागरूक है। तो ये किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, तो ये धरने स्थल पे जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, ये 2024 के चुनाव में इनको इनकी औकात बता देंगे, बीजेपी को बता देंगे कि आप जो है दगा करना, जो आप धोखा कर रहे हो कि आप रोजगार दोगे, आप किसानों की आय दोगुनी करोगे, आप एमएसपी दोगे, आप कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। इस सब का जवाब जो है जनता देगी, और आने वाला चुनाव बीजेपी को करारी हार मिलती है। चलिए, दिनेश जी से भी मैं जान लेती हूँ। दिनेश जी, अब
जो 21 फरवरी को फैसला आने वाला है, क्या कुछ इसमें हो सकता है या फिर क्या कुछ सेटलमेंट को लेकर बातचीत हो सकती है, क्या कुछ होने वाला है इस पर? देखिए, इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा जी क्योंकि प्रीमेच्योर बात कहना हमारे लिए उचित नहीं है। लेकिन जहां तक अभी पूजा जी बोल रही हैं तो मैं जो देख रहा हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया। जी। आज भी समाजवादी पार्टी से कई बड़े लोगों ने इस्तीफे दिए हैं। समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बचाने में जूझ रही है और ये कह रही कि बीजेपी की सरकार में यानी सफाया हो जाएगा, तो विरोधाभास बातें हैं। खैर, जो विषय आपने उठाया था, उस जो उनका जो खाते सीज वाला था, मैं नहीं समझता कि इसका कोई बीजेपी के ऊपर असर पड़ेगा। हाँ, इनको, कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को उन मुद्दों की जरूर तलाश है, जैसे कि कोई बलात्कार हुआ कि नहीं, जैसे कि किसी दलित पर अटैक हुआ कि नहीं। चलिए दिनेश मिश्रा जी, फिलहाल क्या कुछ ये आगे जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि क्या कुछ होगा और क्या कुछ फैसला आने वाला है, वो तो फिलहाल चलिए देखने वाली बात होगी। बीजेपी से पूनम सिंह जी, कांग्रेस से हिमांशु कुमार जी, सपा से पूजा मिश्रा जी और सीनियर जर्नलिस्ट दिनेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद थे। आप सभी का मुंसिफ टीवी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो इस पर क्या कुछ फैसला आएगा, फिलहाल कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन फैसला क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो फिलहाल मुंसिफ टीवी में सिर्फ इतना ही, दीजिए इजाजत। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ।